नमस्कार, मैं प्रोफेसर सृष्टि माथुर हूँ। मैं लखनऊ में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एंड डीन म्यूज़िक आजकल कार्यरत हूँ। कुछ शास्त्रीय संगीत के विषय में मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ। शास्त्रीय संगीत, सबसे पहले अगर संगीत देखा जाए, सम्यक गीतम यानी गीत वाद्य और नृत्य का संगम संगीत। प्रत्येक मनुष्य में संगीत होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि दिल की धड़कन भी अपने आप में लयबद्ध है। वो लय बिगड़ती है तो हमारे शरीर का रिदम बिगड़ता है। इसी प्रकार बिना संगीत के मनुष्य का जीवन हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं संगीत है उसमें। शास्त्रीय संगीत यानी वो संगीत जो शास्त्र के नियमों में बंधा हुआ हो। शास्त्रीय, लोक संगीत, सुगम संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, ये इतनी शाखाएं अगर हम विभाजित करें तो संगीत की मानी जा सकती हैं। शास्त्रीय संगीत यानी शुद्ध राग संगीत, जिसमें सारे गामा पाधा नी जो स्वर दिए हुए हैं वो परस्पर श्रुतियों के अंतर पर रखे जाते हैं और ये श्रुतियाँ 22 मानी गई हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में 22 नाड़ियाँ प्राचीन मनीषियों ने निर्धारित की, उसी के आधार पर यदि हम देखें तो 22 श्रुतियाँ और उनमें उनकी आंदोलन संख्या के हिसाब से सारे गामा पाधा नी शुद्ध स्वर स्थापित किए गए हैं। और शुद्ध के अलावा तीव्र, मध्यम और कोमल रे गा धा नी, ऐसा हमारा विधान है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत में हम थोड़ी लिबर्टी लेते हैं अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। हम उसमें अन्य रागों को मिला सकते हैं, थोड़ी हम लिबर्टी ले सकते हैं। सुगम संगीत यानी सबके लिए सुगम, और लोक संगीत जो लोक से जुड़ा हुआ हो। हमारे संस्कार गीत उसमें प्रमुखतया आते हैं और गृहस्थ महिलाएं भी इसका गायन बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। ये प्रत्येक प्रदेश का अपना लोक संगीत होता है। कई राग हमारे लोक संगीत से ही निकले हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो मांड एक ऐसा लोक गीत प्रकार है जो अब उपशास्त्रीय संगीत में तो बहुत सुंदर तरह से गाया जाता है और शास्त्रीय राग संगीत में भी इसको एक स्थान मिला है। संगीत ऐसा सब्जेक्ट है जो अन्य विषयों के साथ भी मिलाया जा सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी अगर कहीं हम बात करें, उसमें मनोविज्ञान के साथ, समाज शास्त्र के साथ और गणित तो इसमें है ही, क्योंकि हमारे जो स्वर हैं वो आंदोलन संख्या के हिसाब से रखे गए हैं, उनके फ्रीक्वेंसीज निर्धारित होते हैं। हम सभी ने सुना है कि तानसेन गाते थे तो बारिश हो जाती थी, हिरन आ जाते थे, पेड़ पौधे अच्छे उगते थे, अच्छे फल देते थे। इसका क्या कारण है? कुछ तो इसका ऐसा कारण, वैज्ञानिक कारण, टेक्निकल इसका रीज़न होगा। बारिश क्यों होती होगी? हमने पढ़ा है मैथ्स में प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, वो कोई फार्मूला है। तो जब फ्रीक्वेंसीज आपस में टकराती हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। जब हम तानपुरे के जोड़ी के तार मिलाते हैं और तार बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी पे मिले तो दूसरा तार अपने आप टूट जाता है, या एक तार को हम आघात करें तो दूसरा तार अपने आप उसमें से स्वर निकलता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करती हैं। जब फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं, कई बार हमने सुना है जैसे कि गायक गा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी मैच करी, कांच चटक गया, इस तरह की चीज़ें हमने सुनी हैं। तो ये इतनी शक्ति होती है इसमें
और हमारे प्राचीन मनीषियों ने, जैसे मैं नारद की बात करूं, संगीत मकरंद में उन्होंने प्रत्येक स्वर का स्वभाव, उसकी आंदोलन संख्या तो है ही, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका रंग, ये भी बताया है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो संगीत है कितना डेवलप्ड है पुराने समय से ही, कि अब अभी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, अभी उस पर और रिसर्च की ज़रूरत है। तो ये जो निर्धारण किया गया है स्वरों के रंग, स्वभाव, प्रकृति सबका, उसी आधार पे कहीं आगे जाकर रागमाला पेंटिंग्स बनी हैं, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जैसे तोड़ी का उन्होंने चित्रण किया है, तो उसमें एक नायिका बैठी हुई है, विरहिणी नायिका है, हिरन घूम रहे हैं पास में, बादल हैं, तो और उनका एक रंग उन्होंने जो परिधान पहना हुआ है, तो ऐसा लगता है कि इसी को आधार लेकर वो चित्र बने हुए हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अब रागों के स्वरों में बहुत परिवर्तन आ गया है। हमारे प्राचीन मनीषी नारद ने अपने ग्रंथ में, संगीत मकरंद में, प्रत्येक स्वर के रंग, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, ये सब लिखी हुई है। तो आगे चलकर कहीं ना कहीं रागमाला चित्र जो बनाए गए, जैसे हम किसी राग का देखते हैं, विरहिणी नायिका बैठी है, पास में हिरन है, बादल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कोई वाद्य लेके बैठी है, तो कहीं ना कहीं उन जो व्याख्या की गई है उसका आधार लेते हुए ये चित्र बने हैं। और मैं ये कहूँगी कि अभी हम पूरी तरह उस पे स्टडी अब अगर करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से कहीं ना कहीं हमें कुछ उसमें डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि जो रागों के स्वरूप हैं वो बदल गए हैं। पुराने जो राग के स्वर थे वो अब कई रागों के बदल चुके हैं। पहले राग रागिनी पद्धति होती थी हमारी, अब ठाट राग पद्धति आ गई है। और जो विवादी स्वरों का, कण स्वरों का लगना, उसके साथ साथ रागों के, जैसे ललित बहुत पॉपुलर राग है। पहले भातखंडे जी ने भी अपनी पुस्तकों में शुद्ध दैवत की ललित दी हुई है। अब गाने बजाने में वो कोमल दैवत की, पूर्वी थाट की ललित गाई जाती है। तो रंजते इति रागः, जो रंजक हो, समय के साथ बदलते हुए वो राग का रूप होता है। तो इस पर एक वैज्ञानिक हमको काम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। संगीत थेरेपी हो गई है आजकल, म्यूज़िक थेरेपी एक बहुत वैसा विषय है, रिसर्च का विषय है। कई यूनिवर्सिटीज़ में इस पे काम चल रहा है, हॉस्पिटल्स में भी इस पे काम हो रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इससे सर्जरी रुक जाती है, शल्य चिकित्सा वाली चीज़ें, लेकिन हाँ, इनके स्वरों का प्रभाव इतना होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये बहुत कारगर है। कई राग ऐसे होते हैं कि उनके स्वरों का जो स्थापना है या चलन है वो हमको स्ट्रेस रिलीविंग में बहुत मदद देता है। वैसे भी हम इसको देखें, अगर हम इसको टेक्निकलिटी से थोड़ा अलग करके आम भाषा में देखें, तो अगर हम बहुत खुश होते हैं, कोई बहुत ऐसी बात होती है और हमको पार्टी देनी होती है, तो हम कोई बहुत स्लो म्यूज़िक नहीं लगाते, हम रिदमिक म्यूज़िक ही लगाना प्रेफर करते हैं, लाउड कर देते हैं उसको, जिस पे सब लोग उस पे डांस करते हैं, थिरकते हैं। जब हम सैड हैं या हमको बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, तब हम वो म्यूज़िक नहीं सुन सकते। हमको ऐसा म्यूज़िक चाहिए जो मेलोडियस हो, एक एक स्वर की बढ़त हो, शांत हो और हमारे दिमाग को वो सुकून पहुंचाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये संगीत हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमको किस प्रकार, किस तरह से शांति प्रदान कर सकता है, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में शास्त्रीय संगीत हम कहें तो एक वरदान साबित होगा। और मैं युवाओं से ये ज़रूर कहूँगी कि ये संगीत ज़रूर सीखें। ये संगीत, हमारा शास्त्रीय राग संगीत सीखने के लिए
विदेश में भी बहुत लोग तत्पर हैं, तो हम लोग के पास तो ये धरोहर है, हम इसको सहेज सकते हैं। और आजकल बहुत इस पे काम हो रहा है। मैं ये भी कहूँगी कि विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में बहुत से विद्यार्थी इसमें अब रुचि लेने लगे हैं और सीखने लगे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, संतोषजनक बात है। और ऐसा करने से हमारी संस्कृति की रक्षा तो होगी ही, और भारत अग्रणी बनेगा। इस कला में हम वैसे भी बहुत आगे हैं, और हम देश विदेश में इस कला के ज़रिए अपने आप को आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।